हाय एवरीवन, दिस इज़ प्रीति चौधरी। वेलकम टू यूपीएससी क्रैकर। हम कर रहे हैं क्लास 9 की इकोनॉमी एनसीईआरटी में यहाँ पे कर रहे हैं, जिसका चैप्टर 1 चल रहा है। चैप्टर 1 में पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। आज हम करेंगे पार्ट 3। पार्ट 2 में हमने पढ़ा था कि प्रोडक्शन के लिए कौन कौन सी 4 रिक्वायरमेंट्स होती हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था फार्मिंग इन पालमपुर। पालमपुर में जो खेती हो रही है उसके बारे में पढ़ा था कि कैसे हम जो कल्टीवेशन है, जो खेती है, कृषि की जो उपज है, इसको कैसे बढ़ा सकते हैं। तो एक प्रॉब्लम हमने कल देखी थी, लैंड इज़ फिक्स, कि लैंड जो है वो 1960 से, जब पालमपुर में पढ़ रहे थे तो पालमपुर में 1960 से लैंड फिक्स्ड है। हम लैंड को बढ़ा के प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकते हैं। आज हम देखेंगे, इज़ देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। क्या उसी सेम लैंड से अधिक पैदावार की जा सकती है? क्या कोई और तरीका है? वो तरीका हम जानेंगे। कह रहा है इन द काइंड ऑफ क्रॉप्स ग्रोन एंड फैसिलिटीज अवेलेबल। जिस तरह की क्रॉप्स यहाँ उग रही हैं और जिस तरह की सुविधाएं अवेलेबल हैं पालमपुर में, पालमपुर वुड रिजेंबल अ विलेज ऑफ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। पालमपुर में जिस तरह की क्रॉप्स हो रही हैं, जिस तरह की फसलें पैदा हो रही हैं और जिस तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, तो ऐसा लगता है कि जो पालमपुर है वो उत्तर प्रदेश के कोई पश्चिमी पार्ट, वेस्टर्न पार्ट का कोई गांव है। ऑल लैंड इज कल्टिवेटेड इन दी पालमपुर। पालमपुर के अंदर जितनी लैंड है, समस्त लैंड जो है वो कल्टिवेटेड है। क्या होता है कि जितनी भी भूमि है सब पर खेती होती है। नो लैंड इज लेफ्ट आइडल। कोई भी जो भूमि है वो बेकार नहीं छोड़ी गई है, सारी भूमि पर खेती होती है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन खरीफ फार्मर्स, जो रेनी सीजन होता है तो खरीफ की फसलें होती हैं, और खरीफ जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, ग्रो ज्वार एंड बाजरा। वो ज्वार और बाजरा उगाते हैं। दीज प्लांट्स, जो ज्वार और बाजरा है, ये प्लांट्स आर यूज्ड एज कैटल फीड। कैटल फीड की तरह पशुओं के चारे के रूप में इसको यूज़ किया जाता है। इट इज़ फॉलोड बाय कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर। इसके बाद ज्वार एंड बाजरा, जब खरीफ फसल होती है उसके बाद अक्टूबर से दिसंबर तक पोटैटो, आलू उगाया जाता है। इन द विंटर सीजन में जब सर्दियों का सीज़न आ जाता है तो रबी की फसल होती है, और रबी की फसल में फील्ड्स आर सोन विथ वीट्स। गेहूँ उगाया जाता है रबी की फसल में। फ्रॉम द वीट प्रोड्यूस्ड, जब वीट उगाया जाता है, फार्मर कीप इनफ वीट फॉर द फैमिलीज कंजप्शन एंड सेल द सरप्लस वीट एट द मार्केट एट रायगंज। जब गेहूँ उगाया जाता है, वीट का क्या करते हैं, जितनी फैमिली को रिक्वायरमेंट होती है अपने कंजम्पशन के लिए, ये वीट रख लेते हैं, और बकाया जो सरप्लस वीट होता है उसको रायगंज की मार्केट में बेच देते हैं यहाँ के फार्मर। एज पार्ट ऑफ द लैंड एरिया इज ऑल्सो डिवोटेड टू शुगर केन। भूमि के लैंड के कुछ एरिया में क्या, शुगर केन, गन्ना भी उगाया जाता है। विच इज़ हार्वेस्टेड वंस एवरी ईयर, जो साल में एक बार हार्वेस्टेड होता है, कटाई होती है उसकी। शुगर केन इन इट्स रॉ फॉर्म, जो गन्ना है वो अपने कच्चे रॉ फॉर्म में भी हो सकता है, और एज जैगरी, गुड़ के रूप में, इज सोल्ड टू ट्रेडर्स इन शाहपुर। शाहपुर के व्यापारियों को बेचा जाता है गन्ना, या फिर गन्ने का गुड़ बनाकर शाहपुर के ट्रेडर्स को बेच दिया जाता है। द मेन रीज़न वाई फार्मर्स आर एबल टू ग्रो 3 डिफरेंट क्रॉप्स, जो फार्मर्स हैं वो 3 डिफरेंट क्रॉप्स कैसे उगा पाते हैं, उनका मेन रीज़न क्या है, इन अ ईयर, एक साल में 3 फसल कैसे कर लेते हैं एक ही लैंड पर किसान, उसका मेन रीज़न है इन पालमपुर, इज़ ड्यू टू द वेल डिवेलप्ड सिस्टम ऑफ इरीगेशन। यहाँ पे जो इरीगेशन का सिस्टम है वो वेल डिवेलप्ड है, अच्छी सिंचाई की सुविधा है, इसलिए किसान एक साल में 3 क्रॉप सेम लैंड पर कर सकते हैं। कल हम पढ़ रहे थे कि जो फार्मिंग है वो पालमपुर में, उसके साथ प्रॉब्लम क्या थी कि जो लैंड एरिया है वो फिक्स्ड है। अगर हमें क्या करना है, पैदावार को बढ़ाना है, अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो हम लैंड को नहीं बढ़ा कर सकते थे, ये हमारे साथ प्रॉब्लम थी। बट हमने उसका एक सॉल्यूशन यहाँ ढूंढ लिया कि क्या उस सेम लैंड पर हम अधिक पैदावार कर सकते हैं, कोई तरीका है। तो एक तरीका ये है कि आप एक साल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा फसल उगा सकते हैं। तो 3 डिफरेंट क्रॉप्स यहाँ पालमपुर के किसान कर पा रहे हैं, उगा पा रहे हैं सेम लैंड पर। और उसमें कौन हेल्प कर रहा है, उसमें हेल्प कर रहा है सिस्टम ऑफ इरिगेशन, वेल डिवेलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन, क्योंकि यहाँ सिंचाई की सुविधा अच्छी है। इलेक्ट्रिसिटी केम अर्लियर टू पालमपुर, जब इलेक्ट्रिसिटी पालमपुर में जल्दी आ गई थी, इट्स मेजर इम्पैक्ट वाज टू ट्रांसफॉर द सिस्टम ऑफ इरिगेशन। जब बिजली जल्दी आ गई थी पालमपुर में, तो इसका जो मेजर इम्पैक्ट पड़ा, उसने क्या किया कि जो इरिगेशन का सिस्टम था उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया, इरिगेशन पद्धति को ट्रांसफॉर्म कर दिया। पर्शियन व्हील्स वर, पर्शियन व्हील्स क्या होता है, जिसको रहेट बोलते हैं, टिल देन यूज्ड बाय फार्मर्स
टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम दी वेल्स एंड इरीगेट स्मॉल फील्ड्स। पहले क्या करते थे, रहट के द्वारा किसान कुओं से पानी निकाला करते थे और छोटे छोटे जो उनके फील्ड्स होते थे, खेत होते थे, उनकी सिंचाई किया करते थे। पीपल सॉ दैट द इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल कुड इरीगेट मच। लोगों ने क्या देखा, जो बिजली से चलने वाले कुएं हैं वो अच्छा इरिगेशन कर देते हैं। मच लार्जर एरिया ऑफ लैंड मोर इफेक्टिवली। लोगों ने ये देखा कि जो इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले कुएं हैं, बिजली से चलने वाले कुएं हैं, वो ज़्यादा एरिया, लैंड का ज़्यादा एरिया कवर कर लेते हैं, ज़्यादा एरिया का इरीगेशन कर देते हैं कम टाइम में, वो भी इफेक्टिवली। द फर्स्ट फ्यू ट्यूबवेल्स, जो कुछ ट्यूबवेल्स थे शुरुआत के, वर इंस्टॉल्ड बाय द गवर्नमेंट। वो इंस्टॉल किसने किए थे, गवर्नमेंट ने लगवाए थे। सो ऑन हाउएवर फार्मर्स स्टार्टेड सेटिंग अप प्राइवेट ट्यूबवेल्स। उसके बाद फार्मर्स ने अपने प्राइवेट ट्यूबवेल्स लगाने शुरू कर दिए। एज अ रिजल्ट, उसका रिजल्ट क्या हुआ, बाई मिड 1970s द एंटायर कल्टिवेटेड एरिया ऑफ 200 हेक्टेयर्स वाज इरीगेटेड। तो उसका परिणाम ये कि हुआ कि 1970 का जो दशक था उसके मध्य तक 200 हेक्टेयर के पूरे जुते हुए खेत क्षेत्र की सिंचाई होने लगी। 200 हेक्टेयर तक खेतों की सिंचाई करने लग गए थे। बॉक्स में दिया है, नॉट ऑल विलेजेस इन इंडिया हैव सच हाई लेवल ऑफ इरिगेशन। आज के टाइम में भी हम जब देखते हैं, करंट सिनेरियो की बात करते हैं, तो इंडिया के आज भी जितने गांव हैं, सभी गांव हैं, वहाँ पर अच्छी हाई लेवल की सिंचाई की सुविधा नहीं है। अपार्ट फ्रॉम द रिवर लाइन्स प्लेन्स, जो रिवर लाइन प्लेन्स होते हैं, जो नदी मैदान होते हैं, वहाँ तो अच्छी सिंचाई होती है। उसके अलावा कोस्टल रीजन्स इन आवर कंट्री आर वेल इरीगेटेड। उसके अलावा जो तटीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पर भी रिवर लाइन प्लेन्स, जो मैदान होते हैं, नदियों के पास के मैदानों में अच्छी सिंचाई की सुविधा है। इसके अलावा कोस्टल रीजन में अच्छी सिंचाई की सुविधा है। इन कॉन्ट्रास्ट, इसके विपरीत, प्लेटू रीजन सच एज, जो हमारे पठारी क्षेत्र हैं, जैसे डेक्कन प्लेटू, दक्षिण का पठार, हैव लो लेवल्स ऑफ इरीगेशन। यहाँ पे बहुत कम सिंचाई होती है। ऑफ द टोटल कल्टिवेटेड एरिया इन द कंट्री, a little less than 40% is irrigated even today। आज भी हम देखें तो जितना सिंचाई का एरिया अवेलेबल है भारत में, उसमें केवल 40% एरिया पर ही आज सिंचाई सुविधा अवेलेबल है। इन द रिमेनिंग एरियाज, और जो 60% एरिया बचता है, फार्मिंग इज लार्जली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। आज भी जो बचा हुआ जो 60% एरिया है, वहाँ पे जो किसानी होती है, जो खेती होती है, वो आज भी वर्षा पर निर्भर है। To grow more than one crop on a piece of land during the year is known as multiple cropping। मल्टीपल क्रॉपिंग कीवर्ड आ गया। अभी हम कल ये बात कर रहे थे कि आप अगर कीवर्ड्स को भी याद कर लेंगे, उनके मीनिंग ठीक से समझ लेंगे, तो आपको बहुत डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बार बार। वही सेम चीज़ हम कल ये पढ़ रहे थे कि फार्मिंग जो हो रही है पालमपुर में, उसके साथ एक ड्रॉबैक क्या है कि जो लैंड है वो फिक्स है, उसको बढ़ाकर तो हम पैदावार नहीं बढ़ा सकते, लेकिन ग्रो नहीं कर सकते हैं ज़्यादा। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं एक पर्टिकुलर लैंड एरिया पर। सो यही वो दे रखा है। इट इज़ द मोस्ट कॉमन वे, ये बहुत कॉमन वे है ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन बढ़ाने का ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड। एक जो लैंड है पर्टिकुलर एरिया में ज़्यादा प्रोडक्शन करने का, ये बहुत ही कॉमन वे है। ऑल फार्मर्स इन पालमपुर ग्रो एटलीस्ट 2 मेन क्रॉप्स। जितने भी फार्मर्स हैं पालमपुर में, वो एटलीस्ट 2 मेन क्रॉप तो उगाते ही हैं साल में। मैनी आर ग्रोइंग पोटैटोज एज द थर्ड क्रॉप इन द पास्ट 15 to 20 ईयर्स। पिछले 15 से 20 साल से क्या हो रहा है कि तीसरी फसल के रूप में, थर्ड क्रॉप के रूप में, यहाँ पे पालमपुर के किसान क्या करते हैं, आलू उगाते हैं। पिक्चर में देख सकते हैं वीट, बाजरा, शुगर केन, पोटैटो, ये डिफरेंट क्रॉप्स हैं जो साल में किसान उगाते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस द फॉलोइंग टेबल। एक टेबल दी हुई है, टेबल 1.1 नेक्स्ट पेज पर है। द लैंड अंडर कल्टीवेशन इन इंडिया इन यूनिट्स ऑफ मिलियन हेक्टेयर। इसमें क्या मिलियन हेक्टेयर्स में दिया गया है, जो कृषि क्षेत्र है, कल्टीवेशन वाला एरिया है इंडिया का, वो दिखाया गया है। प्लॉट दिस ऑन द ग्राफ प्रोवाइडेड, एक ग्राफ भी बनाया गया है। व्हाट डज द ग्राफ शोज, ग्राफ क्या शो करते हैं बताना है। डिस्कस इन द क्लास में आपको डिस्कस करना है। ये टेबल दी हुई है, टेबल में दिखा रहा है कल्टीवेशन एरिया ओवर द ईयर्स। ओवर द ईयर्स कल्टीवेशन एरिया दिखा रहा है मिलियन हेक्टेयर्स में। 1950 से 51 जो ईयर था, इसमें 132 मिलियन हेक्टेयर जो एरिया था उस पर कल्टीवेशन हुआ करता था भारत में। उसके बाद 1990 से 1991 में ये 186 मिलियन हेक्टेयर हुआ। फिर 2000 से 2001 का जो ईयर था वो 186 सेम ही रहा, फिर बढ़ता चला गया, फिर एक बार कम हुआ।
2012-13 में, उसके बाद फिर इंक्रीज हुआ इस तरह से। 2016-17 का ये प्रोविजनल डेटा दिया हुआ है, उसमें 200 मिलियन हेक्टेयर एरिया ऐसा है भारत के अंदर जिसमें कल्टीवेशन एरिया काउंट होता है। ये रिपोर्ट्स के जो सोर्सेज हैं कई सारे हैं। पॉकेट बुक ऑफ एग्रीकल्चर स्टेटिस्टिक्स 2020, डायरेक्टोरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टेटिस्टिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉरपोरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर, इन सारे सोर्सेज से ये टेबल्स बनाए गए, प्रोविजनल डेटा उठाया गया है। उसके बाद दिखाया गया कि कल्टीवेशन एरिया इन मिलियन हेक्टेयर्स में, कल्टीवेशन एरिया दिखाया गया है, इसमें भी सेम ही चीज दी हुई है, ईयर्स में कल्टीवेशन एरिया कितना कितना था। 2016-17 जो डेटा था उसको ग्राफ में दिखा दिया गया है। अभी कह रहा है, इज इट इम्पॉर्टेंट टू इंक्रीज द एरिया अंडर इरीगेशन, क्या हमें जो इरीगेशन का एरिया है वो बढ़ाना चाहिए, उसको इंक्रीज करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, वाई। यू हैव रीड अबाउट द क्रॉप्स ग्रोन इन पालमपुर, आपने ये पढ़ लिया है कि पालमपुर में कौन कौन सी क्रॉप्स होती थी, पैदा होती थी, फसल उगाई जाती थी। आप जिस एरिया से बिलोंग करते हैं वहां पर कौन कौन सी क्रॉप्स उगाई जाती हैं, वो सारी क्रॉप्स आप इस टेबल में लिख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है। You have seen that one way of increasing production from the same land is by multiple cropping। आपने देखा कि अगर सेम लैंड, किसी पर्टिकुलर लैंड पर अगर आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है तो आप क्या तरीका अपना सकते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग आप कर सकते हैं। ये एक तरीका आपने देखा। अब हम क्या करेंगे, एक दूसरा तरीका डिस्कस करेंगे जिससे हम प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हैं। तो वो दूसरा तरीका कौन सा हो सकता है, द अदर वे इज यूज टू मॉडर्न फार्मिंग मेथड, जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स होते हैं उनकी हेल्प से भी आप क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। टेबल में आपको क्या करना है, क्रॉप का नेम लिखना है, कौन से मंथ में वो लगाई जाती है, कब उसकी कटाई होती है, हार्वेस्टेड होती है, और सोर्स ऑफ इरिगेशन क्या रहता है आपके एरिया में, रेन, टैंक, ट्यूबवेल, कैनल्स, किस चीज़ का आप यूज़ करते हैं, वो सब इसमें लिखना है। तो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स की बात कर रहे थे फॉर हाई ईल्ड, एक अच्छी उपज, हायर उपज बढ़ाने के लिए मॉडर्न मेथड यूज कर रहे हैं। तो ईल्ड क्या होता है, ईल्ड इज मेजर्ड एज क्रॉप प्रोड्यूस ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग अ सिंगल सीजन। एक सिंगल सीजन में एक पर्टिकुलर लैंड पर जितनी पैदावार होती है उसको कहते हैं उपज, ईल्ड कहते हैं किसी क्रॉप की। टिल द मिड 1960s, 1960 के मिड तक द सीड्स यूज्ड इन कल्टीवेशन वर ट्रेडिशनल वंस विद रिलेटिवली लो ईल्ड। जो 1960 के मिड तक हम जो ट्रेडिशनल बीज, जो परंपरागत बीज यूज किया करते थे कल्टीवेशन के लिए, उनका जो ईल्ड था, उनकी जो पैदावार थी वो रिलेटिवली लो थी, कम थी। ट्रेडिशनल सीड्स नीड लेस इरिगेशन, बट उसमें क्या फायदा होता था कि हम इरिगेशन की कम जरूरत पड़ती थी, पानी सिंचाई की कम जरूरत पड़ती थी। फार्मर्स यूज्ड काउ डंग, फार्मर्स किसान क्या यूज किया करते थे, गाय का गोबर यूज किया करते थे, एंड अदर नेचुरल मैन्योर एज फर्टिलाइजर, और दूसरे प्राकृतिक सोर्सेज का फर्टिलाइजर, खाद के रूप में यूज किया करते थे। ऑल दीज वर रेडिली अवेलेबल विद द फार्मर्स हु डिड नॉट हैव टू बाय देम। ये इजीली अवेलेबल होता था, तत्काल किसान के पास उपलब्ध होता था, उसको कहीं से खरीदना भी नहीं पड़ता था। The Green Revolution in the late 1960s introduced the Indian farmer to the cultivation of wheat and rice using high yield varieties HYVs of seeds। पहले ट्रेडिशनल सीड्स यूज किया करते थे जिसकी यील्ड रेट कम थी, जिसकी पैदावार उपज जो थी वो कम थी। बट 1960 के एंड तक क्या हुआ, ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति के बारे में पता लगा इंडियन फार्मर्स को, और उन्होंने क्या यूज किया, गेहूं और चावल की पैदावार के लिए अब ट्रेडिशनल सीड्स यूज ना करके उन्होंने हाई यील्ड वैरायटी HYV सीड्स को यूज करना शुरू किया। इसका क्या फायदा हुआ, कंपेयर टू द ट्रेडिशनल सीड्स, जो परंपरागत जो ट्रेडिशनल सीड्स यूज करते थे उसके तुलना में द HYV सीड्स प्रॉमिस टू प्रोड्यूस मच ग्रेटर अमाउंट ऑफ ग्रेन्स ऑन अ सिंगल प्लांट। एक सिंगल प्लांट पर क्या होता था, ट्रेडिशनल सीड्स लगाने से जितना अमाउंट पैदा होता था ग्रेन का, उससे कई गुना ज्यादा, बहुत ज्यादा मात्रा में HYV सीड्स का यूज करके एक प्लांट पर ज्यादा अमाउंट ऑफ ग्रेन्स आने शुरू हो गए। एज अ रिजल्ट हमें क्या मिला, द सेम पीस ऑफ लैंड, उस पर्टिकुलर लैंड पर, सेम पीस ऑफ लैंड पर वुड नाउ प्रोड्यूस फार लार्जर क्वांटिटी, अब ज्यादा क्वांटिटी आने लगी ऑफ फूड ग्रेन्स देन वॉज पॉसिबल अर्लियर, जितना पहले होती थी उससे बहुत ज्यादा मात्रा में क्वांटिटी फूड ग्रेन्स की आने लगी, उपज बढ़ गई। HYV सीड्स however needed plenty of water। अब इसके साथ क्या होता था कि जो plenty of water, बहुत ज़्यादा मात्रा में इसको किस चीज़ की ज़रूरत होती थी, इसके साथ ये ड्रॉबैक था कि HYV सीड्स अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता पड़ेगी, एंड ऑल्सो केमिकल फर्टिलाइजर्स, रासायनिक खादों की ज़रूरत पड़ेगी, एंड पेस्टिसाइड्स टू प्रोड्यूस बेस्ट रिजल्ट,
और कीटनाशकों का यूज करते थे बेस्ट रिजल्ट लाने के लिए। ये दिया हुआ है मॉडर्न फार्मिंग मेथड। इसमें HYV सीड सब आप यूज कर रहे हैं, आपको फर्टिलाइजर्स चाहिए, पेस्टिसाइड्स चाहिए, डीजल चाहिए, फार्म मशीनरी यूज करने लग गए किसान। इरिगेशन के लिए डैम्स, डैम्स से बिजली भी बनती है, इलेक्ट्रिसिटी, कैनल्स का यूज करा, पंप सेट का यूज किया, इन सारी चीजों का यूज किया इरिगेशन के लिए। मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स, HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह ये सब इसमें दिखाए गए हैं। कह रहा है हायर यील्ड वर पॉसिबल ओनली फ्रॉम अ कॉम्बिनेशन ऑफ। अगर आपको अच्छी उपज चाहिए तो उस उपज के लिए, हायर यील्ड के लिए आपको किस किस चीज़ का कॉम्बिनेशन चाहिए? HYV सीड्स के साथ आपको इरिगेशन की मात्रा ज़्यादा चाहिए, केमिकल फर्टिलाइजर्स चाहिए, पेस्टिसाइड्स चाहिए आपको। इन सब के कॉम्बिनेशन से आप हायर यील्ड पॉसिबल है आपके लिए, आप ज़्यादा उपज प्राप्त कर सकते हैं। तो फार्मर्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, जो किसान हैं पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, उन्होंने वर द फर्स्ट टू ट्राई आउट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड। इन्होंने सबसे पहले मॉडर्न फार्मिंग मेथड को ट्राई किया इन इंडिया। द फार्मर्स इन दीज रीजन सेट अप ट्यूबवेल्स, इन्होंने ट्यूबवेल्स लगाए फॉर इरीगेशन, इरीगेशन के लिए, एंड मेड यूज ऑफ HYV सीड्स का यूज किया, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज किए, एंड पेस्टिसाइड्स इन फार्मिंग, फार्मिंग में पेस्टिसाइड्स जो कीटनाशक है उनका यूज करना शुरू किया। सम ऑफ देम बॉट फार्म मशीनरी, उन्होंने कुछ ने क्या किया, फार्म मशीनरीज खरीद ली, जैसे ट्रैक्टर, थ्रेशर्स खरीद लिए, विच मेड प्लोइंग एंड हार्वेस्टिंग फास्टर, जिन्होंने जुताई और कटाई का काम फास्ट कर दिया। दे वर रिवॉर्डेड विद द हाई यील्ड ऑफ व्हीट्स, उन्हें जो गेहूं के पैदावार बहुत मात्रा में हुई इस तरीके से। इन पालमपुर में द यील्ड ऑफ व्हीट ग्रोन फ्रॉम द ट्रेडिशनल वेराइटी, पालमपुर में जब ट्रेडिशनल सीड्स ही यूज किया करते थे तो उस पर हेक्टेयर कितनी पैदावार हुआ करती थी गेहूं की? वो होती थी 1300 kg। जो ट्रेडिशनल बीज यूज किया करते थे, ट्रेडिशनल सीड्स यूज किया करते थे। विद HYV सीड्स, HYV सीड्स से क्या फर्क हुआ? द यील्ड वेंट अप टू 3200 kg पर हेक्टेयर। अब यील्ड जो पैदावार है वो 3200 किलोग्राम पर हेक्टेयर हो गई। पहले 1300 kg हुआ करती थी ट्रेडिशनल सीड्स यूज करने पर, लेकिन जब HYV सीड्स यूज करने शुरू किए तो अब जो उपज है, जो यील्ड है, वो कितना हो गया पर हेक्टेयर? 3200 kg पर हेक्टेयर हो गया। देयर वॉज अ लार्ज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, गेहूं की पैदावार में लार्ज इंक्रीमेंट देखा प्रोडक्शन में। फार्मर्स नाउ हैड ग्रेटर अमाउंट्स ऑफ सरप्लस व्हीट टू सेल इन द मार्केट्स। अब किसानों के पास बहुत सारा सरप्लस गेहूं हुआ करता था जो वो मार्केट में सेल कर सकते थे। तो पार्ट 3 में इतना ही, नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे पार्ट 4 में। रिवीजन करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।